बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के नए प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले किताब हिदायत प्रोग्राम में शामिल करूँगी, फिर आज की खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। क्या उन्होंने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो यकीन से महरूम हैं। क्या उनके कब्ज़े में हैं आपके रब के ख़जाने, या उन्होंने हर चीज़ पर तसल्लुत जमा लिया है? क्या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वो खुफिया बातें सुन लिया करते हैं? अगर ऐसा है तो ले आए उनमें से सुनने वाला रोशन दलील। आज मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं दिलावर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो मैं आज की खबरों के हवाले से बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग अब ये कोशिश करते हैं कि खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, अपनी डिस्कशन को कम से कम रखें। बहरहाल मैं सबसे पहली खबर शामिल करती हूँ, फिर आपके तज्जिया भी शामिल करेंगे, उसकी जान बढ़ेंगे। सबसे पहली खबर है कि काबुल में नेटो काफिले पर खुदकुश हमला, 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत 17 हलाक, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। नेटो का काफिला दारुल अमान पैलेस के करीब गुजर रहा था कि खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। कई गाड़ियां तबाह, पुलिस एहलकार और 3 शहरी भी मारे गए। 25 इत्तेहादी फौजी हलाक किए। तालिबान तर्जुमान असदाबाद में इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर खातून का खुदकुश हमला, 2 जख्मी। नंगरहार में 30 जंगजू मार दिए गए। इत्तेहादी फौज येलानी की जानिब से काबुल में हमले की मजम्मत। दिलावर साहब, काबुल में जो और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में नेटो के जितने भी फ़ौजी एहलकार हैं उन पर हमलों का सिलसिला तो एक तसलसल के साथ जारी है। इससे पहले तक तो ये कहा जाता रहा, हिलरी क्लिंटन की जानिब से भी कहा जाता रहा है कि इसमें मुलव्विस है, मुख्तलिफ ग्रुपों के हवाले से भी बातें करती रही हैं। अब ये जो हमला किया गया उसमें तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। नेचुरल है कि जो अमेरिकन स्टाइल जा रहा है इसका भी प्रेशर हम पे आएगा, इल्ज़ामात वो हम पे देंगे कि जी ये जो पिछले कुछ अरसे से असल में हुआ ये है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एक बाइज्जत एग्जिट चाहती है वहाँ से, और उसके लिए उन्होंने बड़ा कोशिश की कि हक्कानी ग्रुप जो है वो उनके साथ आए, बैठे, बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, कोई गिव एंड टेक हो जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो वो सारा का सारा गुस्सा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान पे निकाल रहे हैं, और इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ये सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, ISI इसको सपोर्ट कर रही है। हालांकि बात समझने की ये है कि ISI को इन मुश्किल हालात में, जो कि सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर से पाकिस्तान में पहले ही पैदा हो चुकी है, एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है हमारे लिए भी, हमें क्या ज़रूरत है कि उसको और मुश्किल बनाएं कि इतने दुनिया की 57 कंट्रीज लेड फोर्सेस जो हैं, दुनिया की बेहतरीन फायर पावर जो अफगानिस्तान में आई हुई है, हम उससे टक्कर लें और इस तरह के एक्टिविटीज़ करवाएं। और दूसरी बात ये है कि जब आप खुल्लम खुला अपने इत्तेहादियों पे, आप एक तरफ पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट कहते रहे और दूसरी तरफ आप जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू करेंगे तो कई फैक्टर हैं। अच्छा, अभी तक इस मामले में पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाए गए, इससे पहले तो कई मामलों पे पाकिस्तान पे, खास तौर पे ISI पे इल्जाम लगाते हैं। यही है कि पहले इस तरह का कोई अटैक होता है, जैसे काबुल में अमेरिकन सफारत खाने पे हुआ था, तो उसका भी इल्जामात पाकिस्तान पे आए थे। ये पिछले दिनों पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि जब आप खुल्लम खुला इस तरह अपने इत्तेहादियों पे आप इस तरह की इल्जाम तराशी करते हैं, तो जो आपके अंदर के फैक्टर्स हैं, मतलब रॉ मोसाद अलायंस है, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। कोई भी जब एक अदम एतमादी होगी, असल में बात फ्रस्ट्रेशन की है। ओबामा जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि चेंज वी नीड, और इस बैनर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कोई चेंज नहीं वो ला सके, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर सके वहां, बल्कि दिवालियापन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और अब वो अपना नेक्स्ट टर्म की तरफ जा रहे हैं। उनकी जो वहां पर शोहरत है उसमें भी कमी आती जा रही है, और वो नेक्स्ट इलेक्शन की नेक्स्ट टर्म की तरफ जो बढ़ रहे हैं इलेक्शंस की शक्ल में, जो अगले साल होने हैं नवंबर में, तो अब उनको कोई चाहिए, कोई स्केपगोट चाहिए। तो वो अपनी तमाम तर जो नाकामियां हैं, वो जैसे कि बुश उनको फंसा के, अफगानिस्तान में फंसा के अगली 2 टर्म्स की सदारत लेके चले गए, अब वो अगली टर्म के लिए पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा के, स्केपगोट बना के
कोई ना कोई जवाब घड़ के जो है वो लाना चाहते कि जी हम तो बड़े इकोनॉमिक चेंज लाना चाह रहे थे, हम बड़े कामयाब ऑपरेशन करने जा रहे थे जी। सारा कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये सारा कुछ करवा रहा है तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन और नेटो फोर्सेस को अब कहीं भी जंग नहीं लड़नी चाहिए। वो इतने नकम्मे हैं, इतने वो मतलब सारा कुछ उनके बिल्कुल भी वो रिसोर्सफुल नहीं है, बिल्कुल भी वो आगाह नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं इनको बैठ के फ्रस्ट्रेशन के बगैर सॉर्ट आउट करना। बिल्कुल ठीक। और जैसे कि पाकिस्तान पर भी हवाले से इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं, इससे एक चीज़ जो सामने आती जा रही है कि नेटो के जो जितने भी फौजी उन पे हमले हो रहे हैं कि अब उनको वहाँ से वाकई में चले जाना चाहिए। अच्छा, अगर जैसे बातें की जाती रही हैं कि 2014 में अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे, अब अगर दोबारा बात करें कि अगर 2014 में वो छोड़ते हैं तो उसके बाद की सिचुएशन अब क्या देखते हैं? जैसे कि ये भी बात एक सामने आई थी कि भारत को वहाँ पे अमेरिका मजबूत कर रहा है। भारत को अगर मजबूत करता है तो इससे पाकिस्तान पे कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है? देखें जी, बात ये है कि अगर अमेरिकन स्ट्रेटेजी जो है जिसको हम गाहे बगाहे जिक्र करते जा रहे हैं कि अमेरिकन आर नॉट गोइंग टू लीव, और हमारे आर्मी चीफ भी इस पर एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल मीडिया को इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इसमें डाउट है कि वो जाएंगे। असल में वो जा नहीं रहे, वो अपने फेज 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मैं अक्सर इस बात पे अर्ज करता हूँ कि जब उन्होंने देखा उनकी फील्ड स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई है तो अब वो इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं वहां पे, और वो चाहते ये हैं कि इंडिया जो है वो अपने रिसोर्सेज के साथ अफगानों को ट्रेन करे, सो कॉल्ड जो करजई की छतरी के नीचे इस तरह के मतलब कठपुतली हुक्मरानों, और ये लड़ें, फील्ड फोर्सेस का काम करें, पाकिस्तानी को पाकिस्तानियों से लड़ाया जाए, अफगानों को अफगानों से लड़ाया जाए जैसे कि हमें कहा जा रहा है हकानी ग्रुप से, और इंडिया को वहाँ रिसोर्सेज एक रीजनल पावर होने का बढ़ावा दे के उसको जो है वो वहाँ पे दिया जाए। हालांकि मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर अमेरिकन वहाँ से चले जाएं, अमेरिकन किला बंद होना चाह रहे हैं, वो किला बंद होके जो है इंडियंस को रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहे हैं। अगर अमेरिकन वहां से टोटल विड्रॉल ले लें तो मैं समझता हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां भारत का जवाब खत्म हो जाएगा और कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि भारत वहां अपने कदम जमा सके। तो ये इस तरह की एक मूव वो करना चाह रहे हैं। जाहिर है इस पे प्रेशर तो पाकिस्तान पे ही आएगा। हम अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते हैं, तो अगर हमारी मशरकी बॉर्डर्स पर भी भारत बैठा हुआ है, मगरबी बॉर्डर्स पर भी लाके भारत को बिठा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ नेटो के जरिए भी जो पाकिस्तान दुश्मन इकदामात जो किए जा रहे हैं वो किए जाएंगे, इसका तो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और पाकिस्तान को इसका ज्यादा नुकसान भी होगा, क्योंकि दोनों जाने जब एक ही दुश्मन होगा तो उसका तो नुकसान भी पाकिस्तान को होगा। अगली खबर के हवाले से मैं बात कर लेती हूँ, कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून जमहूरियत ख़त्म करना चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ ने जेल जिलावतनी से कुछ नहीं सीखा, गो के नारों से हुकूमत नहीं जाएगी। गिलानी, किसी की शक्ल पसंद नहीं तो आईनी रास्ता इख्तियार करें। मुस्लिम लीग नून ने 12 अक्टूबर 1999 को रैलियां नहीं निकाली। नवाज शरीफ को जब दोबारा वापस भेजा गया तो किसी ने एहतजाज न किया। पर्थ में पाकिस्तानियों से खिताब। हुकूमती अच्छा, इसके साथ ही और खबर भी है, मैं वो भी शामिल करूँगी। हुकूमती करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चंद रोज़ में खुशखबरी मिलेगी, जरदारी हुकूमत गिरा कर दम लेंगे शहबाज शरीफ। गो जरदारी गो तहरीक को पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। लाहौर की रैली ने साबित कर दिया अवाम जरदारी टोले के खिलाफ हैं। अच्छा, अपनी सियासी सूरत हाल आजकल देखें तो एक अजीब खिचड़ी सी पकी हुई है। किसी का कुछ बयान है, किसी का कुछ बयान है। ख़ास तौर पे इस हवाले से जो इनकी जैसे मैंने अभी पहले भी आपसे बात कर रही थी कि इनकी जो कलमात मुंह से निकलते हैं, इनकी जो बातें निकलती हैं, वो सुन के शर्म आती है कि हमारे सियासतदान, हमारे लीडरान जो हैं वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, गिलानी साहब की जानिब से तो चले ये नून लीग ने जो रैली निकाली, जो बातें की, उस पर कहा जा रहा है कि गो के नारों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नून लीग की जानिब से जो कहा जा रहा है कि जरदारी हुकूमत गिरा कर दम लेंगे, क्या ये कुछ अर्सा इंतजार नहीं कर सकते कि 5 साल की मुद्दत एक बार पूरी हो जाए, उसके बाद जो भी इन्होंने स्टेप उठाना है वो उठाएं? इसमें एक तीसरी चीज, आज इमरान खान साहब का जलसा भी है। बिल्कुल, मुस्लिम लीग अपनी ताकत का इजहार कर चुकी है परसों। मैं इस पे ये अर्ज करूंगा कि कुछ दिन इंतजार एक अलग मायने रखता है। मैं समझता हूँ कि शरीफ बरादरान लेट आए हैं, इनको एक प्रेशर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जो है वो शुरू से ही मेंटेन रखनी चाहिए थी, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए अपोजिशन का एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है। और इन्होंने वो अपोजिशन का किरदार शुरू में अदा नहीं किया। इन्होंने किरदार तो अदा किया, मैं नहीं ये समझता कि नहीं किया, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मार्जिन दिया कि जी सिस्टम फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार में इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा किया। ये करना चाह रहा हूँ कि सिस्टम को जी बचाना है, कहीं सिस्टम खत्म ना हो जाए, कहीं फिर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्टिविटी जो है ना मुल्क में हो जाए उसको। लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरत थी वो ये थी, शुरू से एक जो है वो
अपोजिशन की एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जरूरत थी, ताकि गवर्नमेंट का रास्ता जो है वो ट्रैक जो है वो ठीक रहता। इन्होंने पहले बहुत ज्यादा मौका दिया, ये इनकी गलती है, गफलत है, मैं समझता हूँ इनको पहले दिन से। दूसरी बात ये है कि ये जो गिलानी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कुछ नहीं सीखा, इस पर भी मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने सीखा? क्या आपने इदारों के बचाने के लिए, क्या आपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, क्या अवाम को मफादात देने के लिए, क्या मुल्क को की सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के लिए कुछ किया, ताकि जमहूरियत वाकई जमहूरियत जो है वो अवाम उसको सही मायनों में महसूस कर सके? आपने भी तो कुछ नहीं किया। क्या अभी भी आपने भी कुछ नहीं सीखा? क्या आप भी ये समझते हैं कि अवाम से दूर रह के ये सारे जमहूरियत को तकवीयत दी जा सकती है, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम किया जा सकता है? क्या आप महकमों को तबाह जो हो रहा है आप उस पर सरफे नजर किए रखेंगे? और महकमे भी वो तबाह हो रही हैं जो पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। रेलवे है, PIA है, वापडा है, इस तरह के जो आप महकमे हैं जो उनकी तबाही उनको सिसकता हुआ देख रहे हैं और अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, लोगों की बिलिंग, लोगों के लिए अदायगी उसकी मुश्किल हो गई है, और लोड शेडिंग बेतहाशा है। कोई एनर्जी जो रिसोर्स है आपने उसको ओपन नहीं किया। कालाबाग जैसे डैम जो है आपने उनको और जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तब इन्होंने बातें की थी कि हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। वो तीनों चीजें और ज्यादा शिद्दत के साथ। एक ये कि आपने क्या सीखा है। तीसरी बात ये है कि जो इत्तेहादी हैं, जैसे कि अल्ताफ साहब भी आज हुकूमत की हमायत में कि आपने सदर साहब के खिलाफ एक जुबान इस्तेमाल की है, तो आप रैली निकाल रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने अल्ताफ साहब का भी बयान सुना था कि ये हुकूमत जो है ये अमरीका से मिलकर मुल्क तोड़ने की साजिश कर रही है। और अल्ताफ साहब बल्कि फौज बुलाने की बातें कर रहे थे, वो तो खुद जमहूरियत को खत्म करने की बातें कर रहे थे। वो भी चूंकि एक सियासी लीडर है और चाहते हैं कि उनकी पार्टी एक मेन स्ट्रीम की पार्टी बने, पूरे मुल्क में आए, आना चाहिए सबको, लेकिन उनको भी फिर इसके लिए अवाम के लिए भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि क्या अब इस हुकूमत ने वो मुल्क तोड़ सरगर्मियां बकौल उनके जो शुरू की थी अमेरिका वो खत्म कर दी हैं, तो इन्होंने अपना इत्तेहाद रिवाइव किया है या उस पर इन्होंने सरफे नजर कर लिया? क्या अब हालत ये हो गई है कि वो कहते हैं कि ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, कि आप कहते हैं जी आप हुकूमत को कुछ कहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तो एक माह पहले जो बयानात हैं वो बड़े डिफरेंट। फिल्मों में एक डायलॉग होता है तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा, तो ये उसी डायलॉग की तरह की चौथी बात जो मैंने जिसका जिक्र किया कि इमरान खान साहब भी आज अपनी जलसा कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान पे, तो अपोजिशन का तो अपना एक मुकाबला शुरू हो गया। ये किस तरह का विजन है? ये मैं छोटी सी गवर्नमेंट को सही खबर में शामिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे इससे बात भी करूंगी कि तहरीक इंसाफ आज मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। इंतजामात मुकम्मल। इमरान खान, मियां अजहर, महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। अच्छा, मुल्क में तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता, जो राह में आएगा खत्म हो जाएगा, रहनुमा तहरीक इंसाफ। जैसे मैंने आपसे बात की थी शुरू में दिलावर साहब कि सबकी जो बयानबाजियाँ सुनने में आ रही हैं उन पर अक्सर शर्म आती है कि किस किस्म के हमारे लीडर जो हैं वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जितने भी इन दिनों में जितने भी पार्टीज़ के रहनुमा उनकी बातें सुनी है वो सुनकर हैरत होती है कि आप लोग एक दूसरे से मुकाबलेबाजी में और अपने आप को कामयाब कहने के चक्कर में आप लोग दूसरों के इतनी किरदार कुशी करते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि जो लोग हमारी पार्टी में है वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इमरान खान हों, जरदारी हों या गिलानी, उनको एक मुहज़्ज़ब जुबान में बात करनी चाहिए। लेकिन जब आपके पास प्रोग्राम ही नहीं होगा तो फिर जुबान ही होगी इस तरह की। प्रोग्राम ही नहीं है इनके पास। अब जैसे मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब अपोजिशन के दरमियान ये मुकाबले शुरू हुए हैं। गवर्नमेंट ने इस पे क्या प्रेशर लेना है वो देख के इसको हंस रहे होंगे कि ये एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं कि मेरी रैली लंबी है या तुम्हारा जलसा बड़ा है। हालांकि गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव प्रेशर और में लाने के लिए और ट्रैक पे रखने के लिए अपोजिशन की तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए। अवाम के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो अगर आप एक दूसरे से मुकाबलेबाजी में पड़ जाएंगे तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? और तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स से मुझे थोड़ा सा एतराज मुझे इस तरह है कि अगर आप अपोजिशन का किरदार अदा करें तो आप एक पूरी गवर्नमेंट जो है इस वक्त आप उसके खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा करें, लेकिन ऐसा लगे जैसे तहरीक इंसाफ सिर्फ नून लीग के खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा करें। कुछ अरसे से ये महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून स्पेसिफिक हो गई है। तो यह मतलब ये मेरा ख्याल है कि इस तरह आपको आपका मकसद ओपोजिशन में रह के एक तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को एक प्रोग्राम की तरफ लाएं। उसके लिए आपके पास एक बेहतर प्रोग्राम होना चाहिए। आप बताएं कि भी आप इस तरह उसको डायरेक्ट करें ना
कि भाई इस तरह करें, ये आप यहाँ पे गलत हैं, ये सही नहीं है, अगर आप मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। और एक दूसरे के साथ, चाहे मुस्लिम लीग नून है या ये तहरीक इंसाफ है, ये भी उसी तरह कोऑर्डिनेटेड मूव्स करें लोगों के लिए, अवाम के लिए, जिस तरह की हुकूमत और इसकी इत्तेहादी पार्टियां हैं। कि अगर पीपल्स पार्टी के जो को कुछ कहा जाए गवर्नमेंट को या सदर जरदारी को के बारे में, तो अल्ताफ एक उनकी इत्तेहादी पार्टी जो MQM है, वो कहते हैं जी ये बुरी बात है। कितनी कोऑर्डिनेटेड मूव है, मतलब वो आपस में एक तरह से इत्तेहादी हैं, तो इत्तेहादी का पूरा किरदार इसी तरह अगर ओपोजिशन भी एक मैं ये नहीं कहता कि आप इत्तेहाद कर लें, ये आपका अपना मसला है, लेकिन आप कोऑर्डिनेटेड मूव मुल्क के लिए गवर्नमेंट को प्रेशर में लाना चाहते हैं, उसको ट्रैक पे लाने के लिए प्रेशर में लाना चाहते हैं ना, तो फिर अगर आपकी मूव्स ही कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी आपस में, बल्कि आप आपस में ही मुकाबलेबाजी शुरू कर देंगे, तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? ये तो आप इससे तो बल्कि आप अपने अंदर इंतशार दिखा के जो है वो गवर्नमेंट को और ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा दिलावर साहब, आखिर में मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आज तहरीक इंसाफ का जलसा है और इमरान खान साहब की जानिब से बहुत दावा भी किया जा रहा है कि उनका जलसा बहुत कामयाब होगा, नून लीग के जलसे से बहुत ज्यादा कामयाब होगा। आप किस तरह देखते हैं इस जलसे को? इस जलसे के बाद अगर ये कामयाब होता है तो उसके बाद पंजाब में आप नून लीग और तहरीक इंसाफ में किस तरह की टसल देख रहे हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जलसा भी अच्छा हो जाएगा, हो सकता है, हो भी सकता है, उम्मीद भी है इस हवाले से। लेकिन असल बात ये है कि मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हमें इन टसलबाजियों से बचना चाहिए। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि भाई हमारे पास हम ज्यादा शो ऑफ पार कर सकते हैं या आपके पास बंदे ज्यादा हैं। बात यह है कि इस वक्त मुल्क किन हालात में है, आप ये देखें कि मुल्क की क्या सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि अवाम को उन्हीं लोगों को के पास जाना चाहिए जिनके पास कोई वाज़े प्रोग्राम है, बिल्कुल सही, जज्बाती बातें नहीं है। जो भी लीडर है अगर वो जज्बाती बातें करेगा तो इसका मतलब ये है कि मुल्क के अगले 5 साल भी खतरे में पड़ जाएंगे उसके आने से, जो कि जिसके कि अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सही, और क्योंकि हमारा मुल्क उस सतह पर है, उस सिचुएशन में है कि हम मजीद इसको नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकते। अभी तो हमें एक ऐसी डायनामिक लीडरशिप की जरूरत है जो कि जिसके एक्शंस मस्ट स्पीक लाउडर देन द वॉइस, द साउंड। जो उसकी आवाज है या उसकी स्टेटमेंट्स हैं, उससे ज्यादा उसके एक्शंस जो है उनको बोलना चाहिए। हमें एक ऐसी डायनामिक लीडरशिप चाहिए जिसके पास खाली बातों के बजाय एक वाज़े प्रोग्राम हो, इकोनॉमिक रिवाइवल का, एनर्जी रिवाइवल का, और इस तरह की जो ये अमनो अमान का और इंटरनेशनल पॉलिसीज के हवाले से कि हमने कैसे टैकल करना है ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर को। जिसके पास डायनामिक प्रैक्टिकल वाइबल प्रोग्राम नहीं है, अवाम मैं समझता हूँ उसको रिजेक्ट कर दें, वो कोई भी है। बिल्कुल, वो कोई भी है, चाहे वो नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है या MQM है, कोई भी जमात है। हम ये बात नहीं करते कि इस जमात के बारे में ये ठीक है या वो ठीक है, क्योंकि बात वही है कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है किसी सही लीडर की जो कि वाकई, जैसे कि दिलावर साहब ने भी बात की है, कि जो अपने एक्शन से ये जाहिर करे कि वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा और पाकिस्तान को जो इस हालत में है इससे बाहर निकालेगा। बहरहाल आज तहरीक इंसाफ का जलसा है मीनार पाकिस्तान में, देखते हैं उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है, और खास पे पंजाब में, क्योंकि फोकस जो है सबका इस वक्त पंजाब में ही है। अगली खबर में शामिल कर लेती हूँ। मुख्तसर सी खबर है कि पाकिस्तान के 100 अरब डॉलर मौजूद हैं। स्विस हुकूमत ने बरतानवी तर्ज का मुआहिदा करके 20 अरब डॉलर पाकिस्तान लाए जा सकते हैं। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करप्शन में रुकावट है, एहतसाब और इत्तलात के कवानीन की मंजूरी को हर फोरम पर उठाया जाए। सुहेल मुजफ्फर, फौज समेत कोई कानून से बाला नहीं, मुल्क को मुश्किलात से निकालने का वक्त आ गया। निसार PAC के फैसलों पर अमल नहीं होता। यास्मीन, अच्छा दिलावर साहब, स्विस हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया है कि पाकिस्तानियों के 100 अरब डॉलर मौजूद हैं। मतलब कि हम बातें करते हैं पाकिस्तान गरीब मुल्क है या पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में और ख़ास तौर पर स्विस अकाउंट्स के हवाले से तो काफ़ी बातें सामने आती हैं कि वहाँ पर इतने अकाउंट्स भी मौजूद हैं, डॉलर्स भी मौजूद हैं। कैसे पाकिस्तान? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों ने, वो कहते हैं ना कि अपने मरकज से जो दूर निकल जाओगे ख्वाब हो जाओगे और ख्याल बन जाओगे, कुछ इस तरह की बात है कि आप अपने मुल्क को मजबूत करने के बजाय उसकी जड़ें खोखली करके डॉलर्स और उसका सरमाया जो है वो बाहर ले गए। आपको क्या हुस्नी मुबारक, आपको क्या मार्कोस, आपको क्या इस तरह के दूसरे जो शाह ईरान, इन लोगों से कोई सबक नहीं मिला कि ना डॉलर काम आए,
जो बैरून मुल्क उन्होंने जमा किए, और ना ही वो हुकूमतें काम आई कि जिनकी जेरे सरपरस्ती मेरा मतलब इंटरनेशनल हुकूमतों से, अमेरिकन से है, दूसरे जिनकी जेरे सरपरस्ती आप ये घिनौने काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप ये बरतानवी तर्ज का मुआहिदा करने से पहले पाकिस्तानियों को, जो हमारे बासर पाकिस्तानी हुक्मरान तबके के लोग हैं, जिनमें हर तरह की ब्यूरोक्रेसी, सिविल, मिलिट्री और सारे लोग शामिल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको हुस्नी मुबारक और इस तरह के लोग, मार्कोस और इस तरह के लोगों से सबक सीख के ये हमें $20 अरब के माहे के बजाय 100 के 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहिए। अभी भी वक्त है, वरना ये सरमाया उनके हाथ आने का नहीं है। ये सरमाया भी उनके हाथ में आएगा, और दूसरा ये गद्दारी के ज़मरे में भी बात बिल्कुल, वो अपने मुल्क को भी खोखला करेंगे, और ये सरमाया भी उनके हाथ नहीं आएगा। और वो ऐसी कसम पुरसी की हालत को याद रखें जिसमें शाह ईरान ने इस दुनिया से रुखसत हुए थे। मैं समझता हूँ कि हमारे पास यही मुल्क है, हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। खुदा के लिए इस मुल्क की जड़ें इस तरह न खोखली करें, और इस मुल्क का सरमाया इस मुल्क में अपने नाम पे रखें। कोई ऐसा कानून बनाएं, हम चले उसको ना कुछ करें। हम ये कहते हैं कि आप जो गैरों के हाथ में दे दिया, कम से कम उसको मुल्क के अंदर तो लाएं, ताकि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कुछ जनरेट हो। और दूसरी बात, मुल्क की जो मईशत इस कदर दगड़ हालत में है, उसमें कुछ तो सहारा मिल सके, उसको बहुत सहारा मिलेगा। और इससे अगर ये $100 पाकिस्तान के अंदर आ जाए, $100 अरब माजद, तो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क फिर एक नए सिरे से जैसा माजद के साथ आपसे मैं बात करती हूँ, मुझे सिर्फ ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से हम वापस आएंगे, अपनी बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे, आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि हमने खबरों पे तो बात कर ली है, अब आपकी कॉल्स की जाने बढ़ेंगे। नंबर मैं आपको बता देती हूँ हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए 363121169। कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी आरिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये अभी रिसेंटली पंजाब की एक अदालत ने मुन्ना सलाई साहब को बाइज्जत बरी किया है जी। अदालत के इस किरदार पर मैं सबसे ऐसा करूँगा, क्या अजब है इस कौम का अदालती निज़ाम, क्या अजब है इस कौम का अदालती निज़ाम, अदालत ही कर रही है खुद अदालत को बदनाम। डाकू और लुटेरे बनकर मौजिज़ फिर रहे हैं सरेआम, बरसों से तरस रही है इंसाफ को गरीब अवाम। मसनदी अदालत पर बैठकर कहला रहा है वो जज, मसनदी अदालत पर बैठकर कहला रहा है वो जज। हकीकत में ये ही डाकुओं लुटेरों का पेशेमाम हो जाता है जिस कौम में जब अदल का फौजान उजल भी कर देती है तारीख फिर भयानक उसका अंजाम। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने कराची से कॉल किया। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आयशा और फजल भाई, ये शेरों का वक्त चला गया है, हमें कोई प्रैक्टिकल काम और एक्शन करना चाहिए कि ये अवाम इतनी बेवकूफ है कि अभी तक ये दुआएं कर रही है कि जरदारी की हुकूमत बच जाए, नवाज शरीफ की बच जाए। अपना इस अवाम को कोई नहीं समझ आ रही कि हम किधर पहुंच गए। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हुआ, अवाम तबाह हुई है और अवाम अभी भी नहीं समझ रही और दुआएं कर रही है कि इनकी हुकूमतें किसी न किसी तरीके से बच जाए, रैलियां निकाल रहे हैं। तो इस अवाम को किसने, इसकी हालत किसने दुरुस्त करनी है? ये तो ना इन्हें जंग से छुड़ाते, ना भूख से छुड़ाते, ना रेलवे के मुलाजमों को पेंशन देते, तो भी ये अवाम अपने फायदे के बजाय इनकी देख रही है। बहुत शुक्रिया जावेद आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की है। जी दिलावर साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहले आरिफ साहब ने जो बात की है कि अदलिया के निज़ाम के हवाले से एक चीज़ जो सामने आई थी मोनी सलाही के केस में कि उसमें अंदर अंदर ही कोई फैसला हो गया, मोनी सलाही को बरी कर दिया गया। एक तो तमाम गवाहान थे वो भी मुकर गए। आयशा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में अब ज़ेरे बहस है। उसकी दूसरी जो समाअत है NICL स्कैंडल की, वो 2 नवंबर को होनी है, जिसमें सारी तफसीलात तलब की हैं चीफ जस्टिस साहब ने। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, अगर इसमें कोई गलत है तो वो खुल के सामने आ जाएगा। और चूंकि मामला सब जुडिस है तो हमें इस पर खामखा हमें अदालतों को एक एहतराम देना चाहिए। और मुर्दा इल्जाम भी ठहराना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया था। चीफ जस्टिस साहब ने इस पे पूछा है, इस्तफसार किया है कि ये अलहदा से केस कैसे लग गया मातहत अदालत में,
और बाकी लोग जो हैं वो अभी तक जो हैं वो कैद हैं और ये कैसे रिहा हो गए और बरी हो गए, ये सारा मामला। जी हाँ, और सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया है, DG FIA को भी तलब किया है, 2 डायरेक्टरों को भी तलब कर रखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको देखना चाहिए, वो खुद ही किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। हमें कम से कम अपनी अदलिया पे इतना एतमाद जरूर होना चाहिए, तो इस मामले को अदालत पे छोड़ना चाहिए। जहां तक मिसेस जावेद की बात है कि अवाम ये सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है ऐसी दुआ कोई भी नहीं कर रहा। लोग अब इतने अवेयर हो गए हैं कि वो समझते हैं कि वही सरवाइव करे जो उनके मुल्क को इस्तेहकाम दे सके, सोशल डायरेक्शन और मुआशरती इस्तेहकाम, मुआशी और मुआशरती भी, सोशल इस्तेहकाम भी लोगों को दे सके। लोग अब इस तरफ सोच रहे हैं और इसमें मीडिया का भी को भी बहरहाल ये देना चाहिए क्रेडिट कि उन्होंने मीडिया का बिल्कुल क्रेडिट। और सबसे बड़ी बात दिलावर साहब कि हमें हर चीज नेगेटिव नहीं सोचनी चाहिए, हमें कुछ पॉजिटिव चीजों को भी सामने रखना चाहिए। अगर काफी चीजें नेगेटिव हुई तो हमें पॉजिटिव भी काफी चीजें हो रही हैं। पॉपुलर किस्म के एनालिसिस चल रहे हैं कि जी ये 2 पार्टियां मिल जाएंगी तो ये पंजाब में ये हो जाएगा, सिंध में वो हो जाएगा, इमरान खान साहब ये करेंगे, मुस्लिम लीग नून वो कर देगी। मैं समझता हूं कि अब ये सारा का सारा दारोमदार अवाम पर है और अवाम इस बात को बड़ा कीनली, दे आर वॉचिंग ऑल दिस वेरी कीनली। मेरा ख्याल है कि अब वो इस तरह अपने मुस्तकबिल जो है वो उसको थ्रू अवे प्राइस पे इस तरह नहीं फेंक देंगे, बल्कि वो इसकी कीमत पूरी वसूल करेंगे और वो कीमत है मुल्क का इस्तेहकाम, मुल्क में इक्तिसादी इस्तेहकाम, मुल्क में एनर्जी का क्रंच की दूरी और उसका रिवाइवल, और अमेरिका के साथ 2 टोक अंदाज में बात। अवाम ये कीमत अगर वसूल कर लें अपने वोट की, तो मैं समझता हूं कि ये सारे पॉपुलर एनालिसिस अपनी जगह रह जाएंगे और उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जो कि सही मायनों में अवामी नुमाइंदगी का हक अदा कर रहे हैं या करना बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी हैं, दिलावर से उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी शाहिद साहब, 2 मिनट जरा प्लीज मुझे बात करने दीजिएगा। देखिए, आज एक तो इमरान खान का जलसा है लाहौर में, जिसमें उम्मीद यही है कि काफी ज्यादा बदजुबानी की जाएगी, जैसा कि इमरान खान साहब अब तक करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज कराची में एक मुतअस्सिब लिसानी तंजीम का शो ऑफ पावर है, जिसको वो रैली का नाम दे रहे हैं। अब मामला सारा आता है PMLN पर। अगर ये लोग समझते हैं कि ये वाकई मुल्क को करप्शन और लूट खसूट से पाक करना चाहते हैं, तो इन्हें आज के दोनों इज्तिमात का ना तो कोई नोटिस लेना चाहिए, ना ही इस पर कोई रिस्पांस देना है किसी किस्म का। और अगर बिलफर्ज सियासी तौर पर जैसा कि कहा जाता है एन तनहा हो रही है, अगर ऐसा है भी तो मुमकिन है कि एन मौके पर अवाम इसके साथ खड़े हो जाएं, और अगर अवाम इसके साथ खड़े हो गए तो फिर ये सियासी तन्हाई का शिकार नहीं रहेगी। अगर बिलफर्ज मियां साहब नाकाम भी हो जाते हैं और दीगर सारी सियासी जमातों का गठजोड़ जो है वो एक बार फिर बरसे इक़्तिदार आ जाता है अगले इलेक्शन में, तो इसके बाद कम से कम एन पर मुल्क की बर्बादी में हिस्सेदार होने का कोई इल्जाम नहीं होगा। और मुल्क जो पहले ही तबाही के किनारे पर खड़ा है, खुदा ना खास्ता अगर किसी और बड़े सानहे से 2-4 हुआ, तो कम से कम इसकी जिम्मेदारी एन पर नहीं होगी, बल्कि उन मफाद परस्त सियासी जमातों पर होगी जो आज भी अपने गठजोड़ किए हुए हैं और मफादात के लिए एक हो जाते हैं और आइंदा इलेक्शन में भी एक साथ मिलकर लड़ने का सोच रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, आपने हमें कॉल की, इतनी डिटेल हमसे आपने बात की। मतलब नेक्स्ट कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, उमैर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी उमैर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं दिलावर साहब का तबसरा सुन रहा हूँ, बहुत खूबसूरत और न्यूट्रल तबसरा ये कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि MKM जो है, इसको क्या हुआ है कि ये मैदान में कूद पड़ी। ये किराए पर चलने वाली बेसिकली जमात है जो किराया लेती है। मैं पूछता हूँ, इन्होंने सदर साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, जैसे आपने भी अभी बताया। ये अब इन्होंने फीस ली है पीपल पार्टी से, जुल्फकार मिर्जा की सूरत में उसे निकलवा कर अब ये उसके लिए जंग के लिए तैयार है। ये जिया, मुशर्रफ, बेनजीर, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, किसके साथ ये नहीं रहा अल्ताफ हुसैन गवर्नमेंट में। मैं ये कहता हूँ कभी दुनिया में किसी मुल्क का मुझे ये बताएं वजीर दाखिला, सदर या गवर्नर उस पर करप्शन या कत्ल के मुकदमे हुए नहीं हुए, तो यहाँ बैठे हुए आसफ जरदारी, रहमान मलिक, इशरत उल इबाद क्यों बैठे हैं? जिम्मेवार ताकते कहाँ हैं? और मैं इमरान खान से एक सवाल करता हूँ कि इमरान खान साहब, आप MQM के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपकी बीवी भी ब्रिटिश है और अल्ताफ हुसैन भी ब्रिटिश शहरी है। मेरे ख्याल में आपकी सुलह हो चुकी है। आपका एक लफ्ज नहीं सुना हमने इन कातलों के खिलाफ, जो शख्स एक लंदन में बैठकर पूरे मुल्क के हालात खराब कराता है। कल भी ठीक, बहुत शुक्रिया उमैर साहब, हमने रावलपिंडी से कॉल की है। अच्छा, एक चीज़ जो MQM के हवाले से बात की कि MQM के अचानक ही आज के जलसे के हवाले से उन्होंने कल बात की है। MQM के लीडर ने कराची में जलसे जुलूसों पर पाबंदी है 1 माह के लिए, उस पर 1 माह के लिए मजीद तौसीब की गई थी।
एमक्यूएम का जलसा आ गया बीच में, वो तोसी का कोई फैसला भी वापस ले गया, वो बल्कि 2 रोज के लिए उसको खत्म कर दिया गया जी, वो खत्म ही कर दिया गया, पाबंदी है उसको 2 रोज के लिए खत्म कर दिया गया। ये एकदम से हुकूमत की पॉलिसी कैसे चेंज हो गई? बात ये है कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो देखें गवर्नमेंट के अलाई हैं और वो गवर्नमेंट है, एक दूसरे को फेवर करेंगे, बिल्कुल किया भी है, जाहिर है वहाँ पाबंदी थी, उन्होंने कहा जी हम सदर साहब ने ये कर दिया के खिलाफ ये बातें हुई हैं, हम एक रैली निकालना चाहते हैं, शो ऑफ पार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ये पहले एक नोटिफिकेशन आ रहा था कि वो तस्दीक की जा रही है, उसमें वो आया, फिर ख्याल आया कि एमक्यूएम की रैली है उसको देना चाहिए मौका, तो फिर ये खत्म कर दिया। असल बात ये है कि आप अवाम जो है, हम लोग ये कहते हैं, मतलब एक बात एक साहब कह रहे थे इससे पहली बात ये है कि हमें पर्सनल नहीं बातें नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में भी, हमें एनालाइज करना चाहिए। सियासत में हर चीज पर्सनल ना हमारे पॉलिटिशियंस को करनी चाहिए, ना हमें सोचनी चाहिए। हमें अपना फैसला जो है वो वोट की ताकत के जरिए हमें मुस्तहकम एक पूरे कीनली इसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि कोई पार्टी बिट्रे करे, हम ऐसा मौका क्यों आने दें कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क को नुकसान पहुंचे तो वो पार्टी कहे कि जी हम पे तो कोई नहीं है। मैं समझता हूँ इस मुल्क को बचाना ही सबसे बड़ी सियासत है और इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ ही सबसे बड़ी सियासत होनी चाहिए। महज ये सोच के कि हम इसका हिस्सा नहीं है या हम उस ग्रेट गेम या डर्टी गेम का हिस्सा नहीं है, बल्कि अवाम को, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो इस मुल्क के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके मतमा नजर वजारतें या हुकूमतें नहीं है बल्कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। मतलब और अवाम से निकल के जो मुल्क के मफाद को सोचे, और ये चीज नजर भी आ जाती है। अवाम की बात करता हूँ कि लोग कहते हैं जी लीडरशिप होगी तो अवाम, मैं आपको बताता हूँ अवाम ने बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ दिया। पोलैंड में हिटलर की फौज का वारसा में एक लड़की निकली एक डंडा लेके, और उसके बाद देखते ही देखते लोग आए और उन्होंने उसके टैंकों का वो असर किया कि एक तारीख रकम हुई। तो अवाम चाहें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा के आप ये सोचें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो, आप मुल्क बचाने के लिए खुद सामने आए और बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करें। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारे पॉलिटिशियन अगर इन्होंने सियासत करनी है, अवाम का मूड देख के इनके सियासत के चलन बदल जाएंगे, इनके रुख बदल जाएंगे और ये बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात की, हम ये ट्रैक पर आ जाएंगे। और जैसे कि अभी हमारे कॉलर भी बात कर रहे थे कि PMLN के हवाले से कि PMLN अगर जीतती है या सियासत में कामयाब, जैसे उनकी सियासी तन्हाई की बातें की जाती हैं, अगर लोग उनका साथ देंगे तो फिर वो सियासी तन्हाई का शिकार नहीं रहेंगे। लेकिन बात यह है PMLN हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, अगर वो अपना सही एजेंडा पेश करेगी तो लोग उन्हीं के साथ होंगे। बहरहाल आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। और अभी बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। कॉलम आज के प्रोग्राम में शामिल करूंगी डॉक्टर राशिदा कुरैशी साहिबा का, और वो कहती हैं आखिर मसला कश्मीर का हल क्या है। तकसीम हिंद के बुनियादी असूलों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान से होना करार पाता है। मुस्लिम अक्सरियत की रियासत होने के नाते कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक से पाकिस्तानी नज़रियाती वजूद की भी तकमील होती है। लेकिन जब 1947 में मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों को पाकिस्तान से मुल्हक किया जा रहा था, उस वक्त मकबूजा कश्मीर के हिंदू हुक्मरान तकसीम हिंद के असूलों को बालाए ताक रखते हुए कश्मीरी अवाम की मर्जी के बरक्स कश्मीर जन्नत नज़ीर इलाके पर बज़ोर शमशीर कब्जा कर लिया। अमेरिका तो आलमी अमन का दाई बना हुआ है इस वक्त और दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर कमर बस्ता है, तो फिर बंदूक की गोलियों, नेज़ों और बिरशियों से छलनी कश्मीरियों की दादरसी के लिए उसका किरदार नज़र क्यों नहीं आ रहा। दिलावर साहब, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले जो मैं इस पर एक आपसे बात पूछना चाह रही थी कि पिछले दिनों जब ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान भारत को पसंदीदा मुल्क करार देगा, इस पर जो कश्मीरी हुर्रियत के रहनुमा हैं सैयद अली गिलानी साहब, उनकी जानिब से काफ़ी मायूसी का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि इससे मसला कश्मीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, इसका हल जो है। लेकिन हमारी हुकूमत की जानिब से मसला कश्मीर के हल के हवाले से कोई संजीदगी वाकई नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात ये है कि मसला कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूट नहीं है, वो बल्कि भारत के रासबाना कब्जे का शाखसाना है। बिल्कुल। और बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। तो वो जो इंसानी हमदर्दी की बातें करते हैं, इंसानी हकूक़ की, जो ये अमेरिकन हैं या ब्रिटिश हैं, अब इनको इस बात पे देखना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। और अगर वो वाकई इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, जो कि वो नहीं हैं, तो फिर तो अगर तो वो हैं तो उनको इस पे अमल देखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में, मसला कश्मीर के हल के हवाले से।
तो वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिर ये सारा का सारा ऑनेस्ट, ये सारा का सारा जिम्मेदारी जो है ये हम पे आती है। बिल्कुल कि हमने इसको फिर कैसे, क्योंकि ये हमारा मसला है, ये हमने, ये हमारा हिस्सा है, हमारी शहरग है। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कश्मीर और है भी इसी तरह है। तो फिर इस पे हमें ये तवज्जो देनी चाहिए। कोई भी मामला हो आयशा, आम से आम मामला हो दो लोगों के दरमियान, तो पहले माजी की बातों को हल किया जाता है, उस डिस्प्यूट्स जो हैं जो किसी के होते हैं उसको तय करके फिर आगे बढ़ा जाता है। इसी तरह अगर आप कहेंगे कि आपके एक हिस्से पे, आपकी शहर पे तो दुश्मन जो है वो गासबाना कब्जा किए रखे, और आप कहेंगे जी छोड़े इन बातों को, आए हम तिजारत को बढ़ाते हैं, आपस में सोशल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, तो वो कैसी दोस्ती होगी, वो कैसे पायदार होगी। और जहां तक मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँ, और जहां तक तिजारत की बात है, उसमें भी आप हर साल जो है आपके तिजारती खसारे में इजाफे से पे इजाफा होता चला जा रहा है। इस मरतबा भी आपके $1 करोड़ से जो 2 माह जो माली साल के पहले 2 माह का जो तिजारत है भारत से, उसमें आपका $1 करोड़ से ज्यादा का खसारा बढ़ गया है। मतलब 18 करोड़ आप खसारे की तिजारत कर रहे हैं, आप मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो अपने जो शाहरग है आप उसके भी सरफे नजर कर रहे हैं, उसको भी कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, इसका आपको हल क्या नजर आता है? मसला कश्मीर का अब हल क्या है? स्ट्रॉन्ग अगर हल की बात करें तो वाकई कहते हैं बस अब हो जाना चाहिए। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, उनके मुताबिक उनको इंसानी हकूक के तकाजे पूरे करते हुए उनको इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए, वहाँ उनको प्लेबिसिट करवाया जाए, और जो वो चाहें कि पाकिस्तान से, और जाहिर है कि 80% से ज़्यादा कश्मीरी जो हैं वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से इल्हाक किया जाए। बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ वो भी, अच्छा, अब ये जो सूरत-ए-हाल है इसके बाद भी आप सोचते हैं कि वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक? मैं समझता हूँ कि अभी भी उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। अगर हम एक अवाम अज़म कर लें कि हमने इस मुल्क की हिफाजत का जिम्मा लेना है क्योंकि ये हमारा मुल्क है, तो इस लीडरशिप को भी सीधा कर लेंगे। कोई ऐसी मायूसी वाली बात नहीं है, पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये वक्ती चीजें हैं। कौमों की जिंदगी में अगर बहरान ना आए, अगर इस तरह के छोटे मोटे क्राइसिस ना आए, मसले ना आए, तो कौमें आगे नहीं बढ़ती। कौमों को आगे बढ़ने के लिए मसाइल भी होते हैं। ये प्लेसिड लाइफ जो है ये आपको आगे नहीं ले जाते, वही आपको आगे जाने में मदद भी देते हैं। दिलावर साहब, अभी माजरत के साथ मैं आपकी बात कर रही हूँ, इदारे की जानिब हम बढ़ना चाहेंगे और प्रोग्राम का वक्त कम है, तो इसलिए अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे इदारिया। और इदारिये में लिखा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली के मौके पर मुस्लिम लीग नून का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। मुस्बत तनकीद जमहूरियत का हुस्न है, किसी की तज़हीक ना की जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली से खिताब करते हुए मुहर्रम उल हराम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गद्दारों का गिरेबान पकड़ना होगा, वरना कौम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। दिलावर साहब क्या कहना चाहेंगे? और एक जो बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि मुस्बत तनकीद के हवाले से बात की जाए कि जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन यहाँ पे मुस्बत तनकीद तो कहीं भी नजर नहीं आती है। मैं बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात लिखी है, इदारिया ने बड़ी अच्छी रहनुमाई की है नुमाए वक्त के, कि मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, और वो उसी वक्त हो सकती है जब आपके पास भी एक प्रोग्राम हो, एक अच्छा प्रोग्राम लेके आए। और दूसरी बात ये है कि जाती जो ये सिलसिला शुरू हो गया है सियासतदानों में, मेरा ख्याल है सियासतदान इसको अवॉइड करें, वरना ये बड़े नीचे तक आएगा और वायलेंट हो जाएगा। जो कारकुनों तक आके ये सिलसिला फिर वायलेंट हो जाएगा, वायलेंस बन जाएगा, तशद्दुद की सियासत जिसको कहते हैं उसका रुख अख्तियार कर लेगा। तो अभी भी चाहे वो इमरान खान हो, अल्ताफ हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ, कोई भी हो, उनको चाहिए कि वो अपनी जुबान जो है उसको महज़ब जुबान। ठीक, बिल्कुल ठीक आपने बात की। जैसे कि हम ये अभी से प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे कि आपस में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस पे तनकीद करते हैं, उसमें थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करें, तो किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। और आप पे जो तनकीद की जाती है कि आपने जमहूरियत से हटकर ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं ये कर रहा हूँ जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ माज़ के साथ, कि नौशेरवा को एक वक्त में थोड़े से नमक की जरूरत थी, तो उसने कहा अपने लोगों को भेजा, उसने कहा कीमतन लाना, तो उन्होंने कहा कि बादशाह के नाम पे थोड़ा सा नमक तो कोई वैसे भी दे देगा। उसने कहा अगर मैं एक इस तरह मंगवाऊंगा तो आप लोग तो बोरियों की बोरियां ले जाएंगे। बिल्कुल, लोगों को भी वही आदत इसी तरह लीडर अगर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो
अब उनके कारकुनों तक आते आते बहुत ज्यादा मुतशद्दिद भी हो जाएगी। बिल्कुल तशद्दुद का बिल्कुल अंसर सही भी जनाब बढ़ साहब, जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप सब कॉलर्स का भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कॉल्स करने के लिए। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।